हमारे ब्रेन के लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारा दिमाग और तेज चलेगा? ईसबगोल, जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब बस खाने से 1 घंटा पहले अपना गुनगुने पानी में घोल के खा लो। अगर आप वो भी नहीं अगर आप कर सकते तो आप फ्लैक्सीड या अलसी जिसे कहते हैं, आप भून के रख लो उनको, तिल भून के रख लो, अलसी भून के रख लो, खाने के बाद जस्ट सौंफ के साथ मिक्स किया और 1 चम्मच खा लिया। ड्राई फ्रूट्स भी हैं क्या जिसे हम खा सकते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है? कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स, बादाम और अखरोट बहुत अच्छे माने जाते हैं ब्रेन हेल्थ के लिए। लड़ाई के टाइम पर ब्रेन को ऐसे क्या सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि पुरानी सालों की बात अचानक से याद आने लगती है, एकदम गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं वो लोग कि तुमने उस दिन पे मुझे ऐसा बोला था, और वही पर्टिकुलर चीज लड़ाई वाले दिन क्यों याद आती है? अगर आप लाइफ में देखें, जो ब्रेन में जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आप वेलक्रो की तरह चिपक जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके टेफ्लॉन की तरह निकल जाते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस आप इतने अच्छे से याद नहीं रखते हो जितने आप बैड। ब्रेन के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं जो अच्छे होंगे हमारे ब्रेन के लिए? देयर आर सम ब्रेन गेम्स, जैसे बोर्ड गेम्स होती हैं, जो सिंपल बोर्ड गेम्स जैसे कैरम हो सकता है, आपका लूडो हो सकता है, जिसमें आप प्लानिंग और जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑल दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो वो चीज़ें, अगर सुडोको खेलना, चेस खेलना, ये सब चीज़ें ब्रेन के कनेक्शंस को बेटर करती हैं, ब्रेन की हेल्थ को बेटर करती हैं। कि हम दिन भर अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, फ़ोन बंद होता है तो टीवी देखते हैं, टीवी बंद होता है तो लैपटॉप पे आ जाते हैं। तो हमारा जो ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है, ये हमारी ब्रेन हेल्थ को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है? स्क्रीन टाइम होता है, इससे ब्लू रेज निकलती हैं जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। एक आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा, तो ये बड़े एडवर्सली इम्पैक्ट करता है आपकी ब्रेन हेल्थ को। ये ब्रेन पावर को स्ट्रांग बनाए, ब्रेन को बूस्ट करें, हमारा ब्रेन एक्टिवली और अच्छे से फंक्शन करें, या मेमोरी पावर हमारी स्ट्रांग हो जाए, तो एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए किसी भी इंसान का? सबसे इम्पॉर्टेंट तो है स्लीप। आपको इंश्योर करना है कि 6 to 8 आवर्स अडल्ट एज में, और बच्चों की एज में तो 8 से 10 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है। सोने से कम 3 घंटे पहले आपका खाना होना चाहिए। और इवनिंग के टाइम पे एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट शुड नॉट बी देयर, जिससे आपकी नींद अच्छी हो। अब ब्रेन अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमारी बॉडी या ब्रेन की तरफ से हमें मिलते हैं जो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए देख करके कि हाँ, अब ये जो टाइम है हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि ब्रेन को कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इम्पैक्ट होने लग जाए, मोटे तौर पे हम देखें तो ब्रेन का काम मेमोरी, जजमेंट, कैलकुलेशन, थिंकिंग, ये सारे ब्रेन के प्रोसेसेस हैं, जो अगर इस एक्सटेंट तक वो इम्पैक्ट हो जाए कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको डिफरेंस दिखने लग जाए, तो वो एक वार्निंग साइन है कि अब आपको एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। हेलो हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ का हेल्थ पॉडकास्ट, जिसमें आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे हमारे बॉडी के एक ऐसे ऑर्गन की जो दिन रात पूरे टाइम एक्टिव रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता, लेकिन अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत काफ़ी बढ़ सकती है। हम बात कर रहे हैं हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन की। तो आज के समय में जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, जितनी नेगेटिव चीज़ों के आसपास हम रह रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं आजकल के लोग, इसके केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच में अपनी ब्रेन हेल्थ पर ध्यान देना कितना ज़रूरी है, आज के इस सेशन में इसे पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि हम अपनी ब्रेन के फंक्शनिंग को और कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, ब्रेन पावर को और कितना इंक्रीज कर सकते हैं कि हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। जिसके लिए आज हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ज्योति बाला शर्मा, जो कि डायरेक्टर और हेड है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर। टॉपिक व्हिच इज सो रिलेवेंट इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज के समय में ब्रेन हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। लोग ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं, डायबिटीज़ चेक करा लेते हैं, लेकिन ब्रेन को भूल जाते हैं, जबकि सबसे एक्टिवली फंक्शन करने वाला जो हमारा ऑर्गन है वो ब्रेन ही है। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हम सो रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, नहीं भी सोचते, कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये ब्रेन इतना अमेजिंग ऑर्गन कैसे है कि इतनी सारी चीज़ें चलती रहती है, उसके बावजूद भी इसकी फंक्शनिंग कभी रुकती नहीं है? आप ये समझ लो कि अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन में है।
ब्रेन हमारी बॉडी का कंप्यूटर या आपका जो मास्टरपीस है, एक तरह से पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन में है। ब्रेन कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसमें वायरिंग होती है, कनेक्शंस होते हैं। एक प्लेस से दूसरी प्लेस जो मैसेजेस जाते हैं वो बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से जाते हैं। तो केमिकल मैसेजेस होते हैं या वो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं, वो इतने कॉम्प्लेक्स है, अगर आप सोचने लग जाओ कि वो कैसे हुआ है, वो एक मतलब जो ह्यूमन बॉडी का अमेजिंग ऑर्गन आप कह लो, जिसका कंट्रोल पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन में है। अब जो ब्रेन है, आपने बिल्कुल सही कहा, 24 घंटे काम करता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो ब्रेन काम नहीं करता है, जबकि जो ब्रेन के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं वो स्लीप में ही होते हैं। जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त भी हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। अब आप सोचोगे कि स्लीप में क्या काम होते हैं। स्लीप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम ब्रेन करता है वो जो आपकी मेमोरी की रजिस्ट्रेशन, जो चीज़ें आपने डे टाइम में एक्सपीरियंस किया है, सोची हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से, अगर आप एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दूं मैं, अगर आपकी लाइब्रेरी में आप लाके खूब सारी बुक्स रख दो और उस बुक्स को आप ऑर्गेनाइज तरीके से शेल्फ्स में ना रखो, तो जब आप रिट्रीव करने लगोगे तो आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे। उसी तरह स्लीप में हमारी जो इन्फॉर्मेशन डे टाइम में हम अंदर स्टोर करते हैं, उसे प्रॉपर प्लेसेस में स्टोर किया जाता है ब्रेन में ड्यूरिंग स्लीप, विच इज़ कॉल्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी। तो इसके चलते जितना आपकी अच्छी स्लीप होती है उतना ही बेहतर आप रिकॉल कर पाते हो, जब वो इन्फॉर्मेशन को आप जब ज़रूरत होती है उस वक्त रिकॉल करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्लीप का होता है। और सर्काडियन रिदम मेंटेन करना, ब्रेन बॉडी को बताता है कब दिन है, कब रात है, कब आपका सोने का टाइम आ गया है, कब आपको जागना है। और कुछ ऐसे आपकी जो बॉडी होती है ना, एक तरह से एक मोबाइल के चार्जर की तरह, उसको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करना। ये काम जो होता है ये नींद के दौरान होता है ब्रेन के। अच्छा डॉक्टर, जैसे आपने नींद की बात की कि उस टाइम पर हम पूरे दिन में जो भी चीज़ें हो रही होती है उसको रिकॉल करते हैं। कई लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं और कुछ चीज़ें याद रखते हैं पूरे दिन में जो चीज़ें हुई होती हैं। तो ऐसी क्या मतलब फंक्शनिंग हो रही होती है कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ को याद रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं? ये भी एक ब्रेन का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, जो आपको याद रखनी है, ब्रेन उसको याद रखेगा और बाकी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर देगा। तो अक्सर ऐसे होता है कि जैसे आपके स्पेशली जो इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस के साथ जो चीज़ जुड़ी होती है वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ब्रेन की, जो आपका इमोशन वाला एरिया और मेमोरी वाला एरिया, उसमें ऐसे इंटरकनेक्शंस होते हैं कि वो चीज़ें आपको लंबे टाइम तक याद रहती हैं। और जिस चीज़ के लिए आपको होता है कि आपको याद रखनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगले दिन आपका एग्ज़ाम है, तो आपके ब्रेन में तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है, अगर आप सारी की सारी रखने की कोशिश करोगे तो फिट नहीं आएगी। तो ब्रेन अपने आप सिलेक्ट करता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कौन सी नहीं, किसको फिल्टर करना है और किसको हमने रखना है। तो डॉक्टर, मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही फनी चीज़ दिमाग में आ रही है कि जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही होती है, तो लड़ाई के टाइम पर ब्रेन को ऐसे क्या सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि पुरानी सालों की बात अचानक से याद आने लगती है, एकदम गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं वो लोग कि तुमने उस दिन पे मुझे ऐसा बोला था, और वही पर्टिकुलर चीज़ लड़ाई वाले दिन क्यों याद आती है? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप लाइफ में देखें, जो ब्रेन में जो आपके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो आप वेलक्रो की तरह चिपक जाते हैं। एग्जैक्टली। और जो अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपके टेफ्लॉन की तरह निकल जाते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस आप इतने अच्छे से याद नहीं रखते हो जितने आप बैड। वो जिस इंसान से आपकी लड़ाई होती है उसके बैड एक्सपीरियंसेस तो सब याद रहेंगे, उसने अच्छा जो आपके साथ किया है वो आपको कभी याद नहीं आएगा। तो ये एक है ब्रेन में कि आपका जो एक्सपीरियंसेस है अच्छे और बुरे, उनमें यही डिफरेंस है। वेलक्रो की तरह चिपके रहते हैं बुरे एक्सपीरियंसेस, और जो अच्छे एक्सपीरियंसेस है टेफ्लॉन की तरह निकल जाते हैं आपकी लाइफ से। तो पर फिर भी उसमें ऐसा नहीं है। ये चीज़, इस पे कैसे कंट्रोल करना, कैसे आपको अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस किसके याद रखने और बुरे एक्सपीरियंसेस को आपने निकाल देना, ये चीज़ आती है सेल्फ रियलाइजेशन से, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन। इसीलिए जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं, जो बड़े अच्छे लेवल पे पहुँच चुके होते हैं, आप कभी देखो, आप उनको कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं देखोगे। वो हमेशा किसी की अच्छी बात ही याद रखेंगे। पर वो चीज़ कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है। पर आजकल की भागदौड़ पे हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बैठ के उस पर भी काम कर सकें और वो लेवल अपना अटेन कर सकें। बिल्कुल। इसी आई थिंक इन्हीं सब के कारण आजकल जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो ब्रेन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है दैन पॉजिटिव थिंग्स। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनकी तरफ जो हमारे यंगस्टर्स भी हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, रादर देन कि
पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करके उनकी मतलब उन चीज़ों को अपने दिमाग में इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे आसपास जैसे आज के टाइम पर इतनी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, तो हम अपने दिमाग को ऐसे क्या सिग्नल्स दें कि हम पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर सके रादर दैन नेगेटिव थिंग्स? ये बिल्कुल आपने सही बोला है। देखो, एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो स्ट्रेस, जैसे आपने भी पॉइंट आउट किया। जब भी आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपने आप में ऐसे सर्किट क्रिएट कर देता है जिससे आपके जो नेगेटिविटी वाले एरियाज है वो ज़्यादा आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्टडीज़ में भी पाया गया है। कॉन्स्टेंटली एक इंसान अगर स्ट्रेस में रहता है तो उसके वो एरियाज, वो इमोशंस जो स्ट्रेस को रेगुलेट करती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता जाता है। तो इसमें आपको अपनी लाइफ में कैसे अपनी लाइफ को डी स्ट्रेस करना है, आपको उसी पे काम करना है। अब सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर कोई मान लो कि जैसे आप नोएडा में रहता है और गुड़गांव में काम कर रहा है, तो अपने आप में ही एक वो स्ट्रेस हो गया, ट्रैवलिंग आने जाने का स्ट्रेस और आपको ट्रैफिक का स्ट्रेस। तो आप इस लाइफ में ऐसे कई स्ट्रेस होते हैं जिसको आप बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं, जो मैनेजेबल स्ट्रेस होते हैं। एटलीस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दोज स्ट्रेस फैक्टर्स कि किस किस को हम हटा सकते हैं अपनी लाइफ में, है ना। अगर आप सिंपल से चीज़ें करो तो उससे अपनी लाइफ आपकी काफ़ी बेटर हो सकती है। स्ट्रेस इज़ नंबर 1 फैक्टर, बट सिर्फ कहने से ये होता नहीं होगा कि हम आप किसी को बोले अरे स्ट्रेस मत ले, पर इट शुड बी एक्शनड, कि एक्शनेबल होने चाहिए कि कैसे हम स्ट्रेस कम करें। मान लो देखो, आजकल जॉब मिलती भी नहीं है। आप बोलो कि अगर कोई बोले कि नहीं गुड़गांव मत जॉब करो, नोएडा में रहते हुए जॉब करो, बट फाइंड आउट द वेज। आप 5 डेज वहाँ पे रुक जाओ और 2 डेज अपनी फैमिली के साथ घर पे रुको, तो यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। करेक्ट। ऐसे आप रात के सुबह आप 5 बजे उठ के जाओगे और रात को जब 11 बजे आके सोगे, उस वक्त भी ये स्ट्रेस रहेगा कि सुबह 5 बजे उठना है और मुझे जाना है। करेक्ट, बिल्कुल आपने ये चीज़ सही कही कि स्ट्रेस की वजह से दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ आप हमें कुछ ऐसे लेट सपोज आप हमें ऐसी कुछ 5 चीज़ें बताइए जिसकी वजह से स्ट्रेस को हम कम कर सकें, ब्रेन हम पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करवा सकें और एक्टिवली फंक्शन करें हमारा दिमाग। ने बहुत सही बोला है आपने। देखो, सबसे जो पहला फैक्टर है वो है फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। एक्सरसाइज से सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। ब्रेन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, मेमोरी बेटर करते हैं। वो सारे फैक्टर एक्सरसाइज से रिलीज होते हैं, डोपामिन काइंड ऑफ फैक्टर्स। और आप मानोगे नहीं कि अगर आप 1 घंटे की अच्छी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी एक्सरसाइज कर लेते हो वो आपके एक स्लीपिंग पिल के बराबर होती है। तो आपको कभी नींद के लिए स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा अगर आप 1 घंटा अपने लिए निकालते हो। सिंपल सा रूल है, अगर आप 24 घंटे में से आप 1 घंटे एक्सरसाइज के लिए निकालोगे तो 23 घंटे मरते मरते नहीं आप काम करोगे। तो 1 घंटा तो आपको अपने लिए निकालना ही है। नंबर 2 फैक्टर है आपका फूड, आप क्या खा रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब अगर आप फूड में मतलब अगर ब्रेन हेल्थ के लिए मैं बोलूँ तो एनी फूड विच हैज़ गॉट हाई शुगर कंटेंट, हाई ट्रांस फैट, जैसे कि जंक फूड में होता है, शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, तो उन सब फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। जो आपका फूड है दैट शुड बी रिच इन प्रोटीन, दैट शुड बी रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स। अब जब फाइबर्स की हम बात करें तो फाइबर्स के लिए फैंसी नेम्स तो बहुत है। एक सिंपल फाइबर का सोर्स है ईसबगोल, जो बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। अब बस खाने से 1 घंटा पहले अपना गुनगुने पानी में घोल के खा लो। अगर आप वो भी नहीं अगर आप कर सकते हैं तो आप फ्लैक्सीड या अलसी जिसे कहते हैं आप भून के रख लो, उनको तिल भून के रख लो, अलसी भून के रख लो। खाने के बाद जस्ट सौंफ के साथ मिक्स किया और 1 चम्मच खा लिया। मतलब इन सब चीज़ों को आपको ना एक हैबिट बनाना पड़ेगा। और आप मोटे तौर पे एक चीज़ मान लो, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, एनीथिंग विच कम्स इन पैकेट शुड नॉट बी प्रेफर्ड ओवर होमली कुक्ड फ्रेश फूड। और उसमें फूड में आपका मीठा कम होना चाहिए। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आप खा सकते हो, जो मिलेट्स जो पहले हम खाते थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने उसे खाना छोड़ दिया। जो मिलेट्स आर दीज आर सुपर फूड फॉर ब्रेन हेल्थ, क्योंकि मिलेट से आपका जो ग्लूकोज का लेवल है एकदम स्पाइक नहीं करता है। होता क्या है कि ब्रेन को हमेशा एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ खाते हैं तो उसे एकदम स्पाइक करता है और एकदम नीचे आता है। जबकि हमें एक ऐसा लेवल चाहिए जो कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड हो, जिससे आप ऑप्टिमली काम कर सको। तो इसके साथ साथ एक होता है डिहाइड्रेशन आपको अवॉइड करनी है। 1 to 2% ऑफ डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो लीड ऑन टू कॉग्निटिव स्लोइंग। तो आपको पानी अच्छे से पीना है, अपनी हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करनी है। और फिर आपकी जो इंडल्जेंसेस होती है, अल्कोहल एंड सिगरेट, दैट शुड बी अवॉइडेड।
फॉर ब्रेन हेल्थ। तो okay. अगर आप ये सिंपल सी चीज़ें फॉलो करोगे, सिंपल सी अपनी रूटीन रखोगे, एंड ऑफ कोर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, स्ट्रेस इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इम्पैक्ट्स ब्रेन हेल्थ। तो ये 5 चीजें जो है हमें इनका ध्यान रखना हमें चाहिए। इनका ध्यान रखना है अपनी ब्रेन की हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली डॉक्टर, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझेंगे। आपने एक्सरसाइज की बात की, ब्रेन के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होते हैं जो अच्छे होंगे हमारे ब्रेन के लिए? देखिए, जब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज यू कैन सिंपली डू द वॉकिंग, है ना। इफ यू हैव एनी स्पेशल इंटरेस्ट, इफ यू कैन एसोसिएट फिजिकल एक्टिविटी विद रिक्रिएशन, दैट इज इवन मोर बेनिफिशियल, जैसे डांसिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन प्लेइंग और फुटबॉल गेम, कुछ भी आप सोच लो। अब कोई जब आप उसके साथ एसोसिएट करते हो तो आप ये मान लो कि अगर मान लो आप एक फुटबॉल की गेम खेल रहे हो तो 1 घंटे तक आप इस पूरी दुनिया से कट ऑफ हो और आपने 14 किलोमीटर की रनिंग भी कर ली होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू एंजॉय दैट। तो एक जो फील गुड फैक्टर उस एक्टिविटी के बाद आता है, वो अपने आप में एक अमेजिंग होता है और अलग होता है। ये फिजिकल एक्टिविटीज को मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, ट्राई टू एसोसिएट दीज फिजिकल एक्टिविटीज विद रिक्रिएशन। एंड as far as brain health is concerned, definitely yes, if the way you need physical activity for physical health, there are some brain games, जैसे board games होती हैं, जो simple board games जैसे कैरम हो सकता है, आपका लूडो हो सकता है, जिसमें आप प्लानिंग और जजमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑल those things are required। तो वो चीज़ें, अगर सुडोको खेलना, चेस खेलना, ये सब चीज़ें ब्रेन के कनेक्शंस को बेटर करती हैं, ब्रेन की हेल्थ को बेटर करती हैं। पर बेस लाइन पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो होनी ही चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट यू कैन ऐड दीज, रीडिंग इज वेरी गुड हैबिट फॉर ब्रेन हेल्थ। ओके, तो रीडिंग हो गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर जितने भी आपने बोर्ड गेम्स टाइप की चीज़ें बताई, ये सब हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी इन सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके डॉक्टर, डाइट की बात कर लेते हैं। तो हमारे ब्रेन के लिए कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे कि अगर हम ये खाएंगे तो हमारा दिमाग और तेज चलेगा? नहीं, बिल्कुल 100%। एक तो जैसे मैंने आपको बताया है, फूड शुड बी रिच इन प्रोटीन, फाइबर्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ साथ जो आपके डेली डाइट होती है उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सैलड्स काफ़ी होने चाहिए। जैसे फ्रूट्स जब हम कहते हैं तो डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स, जितने कलरफुल होते हैं उतने ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं वो। तो कलरफुल का ये मतलब नहीं है कि हमें बड़े इम्पोर्टेड और एग्जॉटिक फ्रूट्स लेने हैं। जो भी आपको लोकली अवेलेबल है, चाहे वो सिंपल बेर हो, चाहे आपका गुआवा हो, कुछ भी हो, जो लोकली अवेलेबल सीजनल फूड, दैट इज व्हाट यू नीड। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बड़े फैंसी फूड्स या इम्पोर्टेड फूड्स लें, जो भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल। और अनदर रिकमेंडेशन फॉर माय साइड इज, जैसे आप कभी भी स्नैकिंग करते हो ना, ट्राई टू कैरी 1 फ्रूट विद यू। और फ्रूट ऐसा जिसमें आपको ज़्यादा झंझट ना हो, फटाफट पील किया और खा लिया, जैसे ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ऐसे फ्रूट। बिफोर लाइक ओपनिंग अ पैकेट ऑफ जंक फूड, यू जस्ट ओपन टेक अ फ्रूट एंड हैव इट। क्योंकि अगर आप सिस्टमेटिकली सोचने लग जाओ फ्रूट कट करूँ लेके जाऊँ, तो वो हो ही नहीं पाता है, ज़्यादा हो जाता। फ्रूट्स, डिफरेंट कलर्ड फ्रूट्स। फिर उसके साथ साथ हमने हाइड्रेशन पे बात की। Good hydration, you should carry a water bottle and you should maintain your water level. Then omega-3 fatty acid is very good for brain. And the sources of omega-3 fatty acid are flaxseed is one. If we talk about alsi, vegetarian sources. Then if you are non-vegetarian, then you can go for fish. Fish is very good source of omega-3 fatty acid. Then if you eat eggs are good source of vitamin B12, that's good for brain health. Same way like other fruits like berries are very good. Blueberries are very good for, they contain very antioxidants which is good for brain health. So all these things are very good for brain health. तो डॉक्टर, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हैं क्या जिसे हम खा सकते हैं तो हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी होती है? बिल्कुल सही बोला आपने। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे आलमंड्स और वॉलनट्स, बादाम और अखरोट, बहुत अच्छे माने जाते हैं ब्रेन हेल्थ के लिए। और पर जब हम सोचते हैं कि ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम बहुत सारा अमाउंट पे खा लें। दैट शुड बी टेकन इन ए लिमिटेड अमाउंट। जैसे अगर बादाम की बात करें 5 से 7 बादाम, अखरोट की बात करें 2 से 3 हाफ जो अखरोट के, वो काफ़ी होते हैं।
डेली आपका लेवल मेंटेन करने के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रेन के लिए, उसके लिए। तो इनको भिगो कर खाना चाहिए या ऐसे ही खा सकते हैं? भिगो के इनका थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होता है। एक तो आपका च्यू करना आसान हो जाता है, ऊपर उसका टेनिन जो होता है वो निकल जाता है बादाम के ऊपर। तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल अगर आप रात को भिगो के सुबह खाएं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती हैं। आपने जैसे मिलेट्स की बात की, तो मिलेट्स में भी कुछ स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें? मिलेट्स में देयर मल्टीपल मिलेट्स व्हिच आर अवेलेबल, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, या तो आप इन सबको मिला के एक जैसे मल्टीग्रेन आटा बना सकते हो, या फिर मिलेट्स जैसे आप चावल की जगह भी आप मिलेट्स को रिप्लेस कर सकते हो। चावल खाने की जगह आप थोड़े से मिलेट्स बॉईल कर लो। आजकल तो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये नॉर्मल फूड से ज़्यादा महंगे हो जाएंगे जैसे पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप इनको बस रिप्लेस करो। और बस मेरी यही रिकमेंडेशन है कि जैसे मिलेट्स में अगर आप सोचो कि अगर मिलेट्स खा रहे हैं तो इट शुड बी प्योर मिलेट। ऐसा नहीं कि मिलेट के बिस्किट खा लिए, ये खा लिया, वो तो नाम के लिए मिलेट्स होंगे और मिलेट्स नहीं होंगे। और ओट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारा, जो फाइबर भी प्रोवाइड करता है, जो हमारे एक कांस्टेंट लेवल ऑफ ब्लड शुगर मेंटेन करता है और फाइबर का भी अच्छा कंटेंट है। ओके, तो आपने जैसे डाइट में हमें बता दिया कि इतनी सारी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो दैट इज़ गुड फॉर आवर ब्रेन हेल्थ। कमिंग बैक डॉक्टर, जैसे आज के टाइम पर आपने भी बहुत सारे लोगों को सुना होगा, मतलब मेरे आसपास में तो मैंने बहुत सुना है कि हम कुछ चीज़ रख के भूल गए, मुझे अचानक से याद नहीं आ रही है, या कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ भी रख करके कहीं भी भूल जाती हूँ, कुछ भी बोल करके भूल जाती हूँ, मुझे याद नहीं है। तो ये जो ब्रेन फॉग वाली चीज़ है, क्या ये एक साइन है कि हम मेमोरी लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, या कुछ और सीरियस, या जस्ट एक नॉर्मल थिंग है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मेघा आपने। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरू में कि हमारा एक ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह है, उसमें मल्टीपल कनेक्शंस हैं। आप ये सोचो कि कभी आप घर जाते हैं तो ट्रैफिक जैम होता है, तो क्या होता है? चिड़चिड़ापन होने लगता है एकदम, बस जल्दी खत्म हो ट्रैफिक, और आप घर नहीं पहुंच पाते हो। वैसे ही आप चीज़ों को रिट्रीव नहीं कर पाते हो व्हेन देयर इज ट्रैफिक जैम इन द ब्रेन। तो ये जो जिस तरह का मेमोरी लॉस आप कह रहे हो, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स गोइंग इनटू द ब्रेन एंड क्रिएटिंग ट्रैफिक जैम्स। तो ये एक्चुअल में बीमारी नहीं है, ये वी जस्ट नीड टू डीक्लटर आवर माइंड। जो मल्टीपल चीज़ें अंदर जा रही हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जा रही है, जिससे ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो इसके लिए आपको ऑल यू नीड इज डी-स्ट्रेस योरसेल्फ, डीक्लटर योर माइंड एंड स्ट्रीमलाइन एंड सॉर्ट आउट योर लाइफ। मतलब उसमें आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल बनाओगे उतनी ये चीज़ें आपकी लाइफ में कम होती जाएंगी। ओके, आपने जैसे यहाँ पे कहा कि मल्टीपल थिंग्स हमारे दिमाग में जा रही है, तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड मल्टीटास्किंग, कि हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है या नहीं है? फिर मल्टीटास्किंग बेसिकली आपकी किसी भी ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, आप फ़ोन सुन रहे हो, साथ में सीढ़ियाँ उतर रहे हो, तो एक ब्रेन को काम सीढ़ियों में उतरने का करना है और एक फ़ोन सुनने का काम करना है। जब भी आप दो काम इकट्ठे करोगे तो दोनों में 100% नहीं दे पाओगे इतना। तो एक्चुअली जैसे यंग एज में, तो फिर भी एक यंग एज में आपके पास यू हैव रेजिलियंस, आप रबर बैंड की तरह खींच लेते हो और मैनेज हो जाता है। पर जैसे जैसे एडवांस एज होती जाती है, आप कभी आप देखो कि अगर फ़ोन सुनते वक्त अगर सीढ़ियाँ उतरोगे, गिरोगे, फ्रैक्चर होगा, ये सारी, क्योंकि ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी आप जितना ही बढ़ाओगे उतना ही मुश्किल ये चीज़ होती जाती है। तो मल्टीटास्किंग में आप ओवरलोड कर रहे हो ब्रेन को। करेक्ट। तो जो अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू गिव 100% टू मल्टीपल टास्क। ओके, तो जैसे मेमोरी लॉस फिर क्या इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है, या इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है, और किस एज के बाद मेमोरी लॉस ज़्यादा होता है? मेमोरी लॉस अगर हम कहें, जिस मेमोरी लॉस की आपने बात की कि हम गए फ्रिज के सामने, कुछ खोला, याद ही नहीं आ रहा है क्या लेना है। हाँ। तो ये आई थिंक हम आजकल हर दूसरा इंसान से एक्सपीरियंस कर रहा है। ये एक ट्रू सेंस में मेमोरी लॉस नहीं है, ये आपका जो ओवरवेलमिंग जैमिंग सर्किट्स जैम हो रहे हैं उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से। तो जब ये वाला मेमोरी लॉस ऐसा है जिसमें थोड़ी देर में आपको याद भी आ जाए कि अच्छा मैं क्या लेने गया था। जो एक्चुअल मेमोरी लॉस है वो तब हम कहते हैं जब मेमोरी लॉस की वजह से आपकी डे टू डे की लाइफ आपकी इम्पैक्ट होने लग जाती है। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने पैसे दिए, आप बैलेंस लेना भूल गए, आप घर वापस आना चाह रहे हो, आप रास्ता भूल गए, आपको किसी का फ़ोन आया, आपके फेमिलियर पर्सन का फ़ोन आया, आप उसका नाम भूल गए। तो ये वाला जो मेमोरी लॉस है, ये सिग्निफिकेंट मेमोरी लॉस होता है, जिसकी वजह से आपकी डे टू डे की लाइफ इम्पैक्ट होने लग जाती है। तो ये जो मेमोरी लॉस है अक्सर एल्डरली एज ग्रुप में 60-70 की दशक में कॉमनली देखा जाता है, जो एक जिसके मल्टीपल कॉजेज होते हैं। पर अल्जाइमर डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेमोरी लॉस। पर अब ये ऐसा नहीं है कि यंग एज में ऐसा नहीं होता, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आप ये रिवर्सिबल डिमेंशिया या रिवर्सिबल मेमोरी लॉस होता है।
जैसे कि अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, अगर आपको मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है जिसमें आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनमें आप इन सब फैक्टर को रिवर्स करके ये मेमोरी लॉस रिवर्स कर सकते हैं। Okay. और एक और बीमारी है जिसमें यंग एज में मेमोरी लॉस देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून एन्सेफेलाइटिस। Okay. इसमें क्या होता है, आपके जो ब्रेन के सेल, आपके बॉडी के इम्यून सेल जिनको वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करना है, ब्रेन के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे भूलने लग जाते हो। और कई इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें ये मेमोरी लॉस यंग एज में होता है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन, सिफिलिस। Okay. तो ये सब इन्फेक्शंस में भी आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, या ब्रेन में ट्यूमर की वजह से प्रेशर बढ़ गया, या ब्रेन के वाटर का प्रेशर बढ़ गया। तो ये सब वो कॉजेज़ हैं जो रिवर्सिबल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें आपको अंडरलाइंग डिजीज़ को ट्रीट करना है और मेमोरी लॉस आपका ठीक हो जाएगा। Okay. और जो प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस लेट एज में होता है वो डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ की वजह से होता है। और जिस मेमोरी लॉस की आप बात कर रहे थे यंगस्टर्स में, वो सिर्फ सिंपली स्ट्रेस की वजह से है, जहाँ पे जो आपके सर्किट्स हैं वो ओवरलोड हो रहे हैं, जैमिंग ऑफ सर्किट्स हो रही है। ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर किसी को जानना हो कि उनका ब्रेन अब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमारी बॉडी या ब्रेन की तरफ से हमें मिलते हैं जो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए देख करके कि हाँ, अब ये जो टाइम है हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि ब्रेन को कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी डे टू डे फंक्शनिंग इम्पैक्ट होने लग जाए, मोटे तौर पे हम देखें तो ब्रेन का काम मेमोरी, जजमेंट, कैलकुलेशन, थिंकिंग, ये सारे ब्रेन के प्रोसेसेस हैं जो अगर इस एक्सटेंट तक वो इम्पैक्ट हो जाए कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपको डिफरेंस दिखने लग जाए, तो वो एक वार्निंग साइन है कि अब आपको एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ओके। अच्छा, अगर जैसे कोई बच्चा है तो हम चाह रहे हैं कि उसको बचपन से ही हम उसको ट्रेन करें ऐसा कि उसका दिमाग जो है वो एक्टिव रहे, वो चीज़ों को भूले नहीं और अच्छे से फंक्शन करे उसका ब्रेन। तो बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आप कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस देना चाहेंगे कि हाउ टू ट्रेन आवर किड्स ताकि उनका ब्रेन जो है वो अच्छे से फंक्शन करे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। इनफैक्ट मेरी रिकमेंडेशन है हर पेरेंट्स के लिए कि आप शुरू के जो 10 साल है वो एक स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालने में लगाओ। सबसे पहला जो पेरेंट्स को करना है, दे हैव टू वर्क ऑन स्लीप। कि आपको इंश्योर करना कि हर बच्चा कम से कम 8 से 10 घंटे सोए और सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा ले। और जो अर्ली नाइट की स्लीप होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आजकल मैंने देखा है स्पेशली बच्चे यंग एजेस में भी बस रात भर जाके पढ़ रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल टोटली डिस्करेज करनी चाहिए। स्लीप एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फिजिकल एक्टिविटी। हर बच्चे को आदत डालनी चाहिए कि 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी दिन में ज़रूर करें। ज़्यादातर बच्चों का फोकस अब एकेडमिक्स पे होता है जिसपे वो अपनी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, डाइट, गुड डाइट। पेरेंट्स को इंश्योर करना है कि बच्चे को शुरू से ही अच्छी डाइट की आदत डालें। अच्छी डाइट जब हम बात कर रहे हैं तो दे हैव टू अवॉइड जंक फूड्स। कोई भी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगरी है, चाहे वो शुगरी कैंडीज़ है, तो वो चीज़ और मैदे की बनी हुई चीज़ें उनको अवॉइड करनी है। और उनको जब हम हेल्दी की बात करते हैं, मोर ऑफ प्रोटीन, मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मोर ऑफ फाइबर्स। तली हुई चीज़ें जैसे ट्रांस फैट्स, वो दैट शुड बी टोटली अवॉइडेड। तो आपको शुरू से ही ये आदतें डालनी है और ये आदतें अगर आप शुरू से डालेंगे तो लाइफ लॉन्ग उनके साथ रहेंगी। तो इसके साथ साथ अगर आप उनको शुरू से ही स्ट्रेस मैनेजमेंट बचपन से ही सिखाना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ज़िंदगी में हमेशा जीत होती है, हार और जीत लगी रहती है। वो सब चीज़ें हम आप शुरू में ही उनको सिखा दें, ताकि अक्सर मैंने देखा कि आजकल के बच्चे इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि मेरा नंबर 1 क्यों नहीं आया। आपको हमेशा याद रखना है कि हर कोई नंबर 1 पे नहीं आ सकता है। अगर आप नंबर 2 पे भी हो, इट्स ओके, टेक इट ईजी, बट अपनी लाइफ को इतनी स्ट्रेसफुल मत बनाओ। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, रादर देन बीइंग इन नंबर रेस कि मैंने नंबर 1 आना है, नंबर 2 आना है। अगर हम बात करें, जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल, अगर इंडियन क्रिकेट टीम है, विराट कोहली तो एक ही हो सकता है, पर अगर हम बात करें सुरेश रैना की, इज इक्वली कॉम्पिटेंट एंड इक्वली गुड टू बी इन टीम। आपको बस वही याद रखना है कि हर कोई नंबर 1 पे नहीं हो सकता। सबके अपने अपने अलग-अलग कैपेबिलिटीज होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती है। हो सकता है कि आप एक चीज़ में अच्छे हो, दूसरा बंदा दूसरे में अच्छा हो, तो अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने और फोर्स ना करें कि अच्छा ये ऐसे कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। Correct. तो उनकी, और थर्ड जो चीज़ मैंने और बताई है, उनकी एक हॉबी ज़रूर आप देखो। जब बच्चों को होता है, बच्चों को इसका अंदाज़ा नहीं होता है कि
वो किस चीज़ में अच्छे हैं। हाँ. तो पेरेंट्स को अक्सर ये चीज़ करनी चाहिए कि रादर देन पुशिंग देम इनटू वन पर्टिकुलर हॉबी, आपको एटलीस्ट 10 ट्राई करके देखना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए सूटेबल कौन सी है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। हो सकता है एक बच्चा डांस में बहुत अच्छा हो, दूसरा स्विमिंग में बहुत अच्छा हो और तीसरा वाला म्यूजिक में अच्छा हो। तो ये चीज़ पेरेंट्स को ही एक्सप्लोर करनी है। तो इसमें फिर स्क्रीन टाइम का कितना रोल है, क्योंकि आजकल बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबका स्क्रीन टाइम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड आई थिंक दिस इज़ बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल कि हम दिन भर अपने फ़ोन को देखते रहते हैं, फ़ोन बंद होता है तो टीवी देखते हैं, टीवी बंद होता है तो लैपटॉप पे आ जाते हैं। तो हमारा जो ये बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम है, ये हमारी ब्रेन हेल्थ को कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मेघा। जो स्क्रीन टाइम है दैट्स नॉट गुड फॉर ब्रेन हेल्थ। स्क्रीन टाइम में एक्चुअली क्या हो गया है, एक तो आपका स्क्रीन टाइम में आपकी जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम होता जाता है। अगर आप देखो कि किसी को भी यंगस्टर को देखो, रील देख रहे हैं 10 सेकंड में अगर पसंद नहीं आई तो ऊपर कर दिया। दे वांट समथिंग न्यू। तो ब्रेन को चाहिए ऐसी एक्टिविटी जो आपकी अटेंशन सस्टेन कर सके, जो एंगेजिंग हो। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हो, मेरा ब्रेन सोच रहा है, प्रोसेस कर रहा है, फिर जवाब दे रहा है, जिसमें ब्रेन भी एक्टिव हो रहा है। जब आप एक एक्टिविटी कर रहे हो विच इज़ वन साइडेड, एक साइड तो एक्टिविटी हो रही है, दूसरी साइड से तो कोई एक्टिविटी नहीं है, और आपके ब्रेन को वो डल करती जाती है धीरे धीरे। एक तो वो नेगेटिवली ऐसे इम्पैक्ट करती है। सेकेंडली जो आपका ये जो स्क्रीन टाइम होता है, इससे ब्लू रेज निकलती है जिससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। हमने डिस्कस किया था स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट होती है ब्रेन हेल्थ के लिए। एक आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जाएगा, तो ये बड़े एडवर्सली इम्पैक्ट करता है आपकी ब्रेन हेल्थ को। तो आई स्ट्रांगली डिस्करेज दैट देयर शुड नॉट बी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। ओके, तो फिर एक पर्टिकुलर कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि हम इतनी देर तक स्क्रीन टाइम देख सकते हैं, बच्चों के लिए भी, अडल्ट्स के लिए भी, और बूढ़ों लोग मतलब ओल्डर एज वालों के लिए? आजकल जो मैं देख रही हूँ, बच्चे बोलना बाद में शुरू करते हैं, फोन पहले चलाना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स भी इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि अरे देखो हमारा छोटा सा बच्चा फ्रीक हो गया है। एक्चुअली यस, व्हेयरएज दिस इज स्ट्रांगली शुड बी डिस्करेज्ड। अगर बच्चा 2 साल से पहले, तो बच्चे को स्मार्टफोन आपको देना ही नहीं चाहिए। नो स्क्रीन टाइम। नो स्क्रीन टाइम, देयर शुड बी एब्सोल्युटली 0 स्क्रीन टाइम बिफोर 2 years ऑफ एज। एक तो उस वक्त बच्चे की बोन्स काफ़ी थिन होती हैं, तो जो स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन ब्रेन में जाती है, और दूसरा ये बच्चे की डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, दिस इज ओनली जस्ट वन साइडेड इंटरेक्शन, इट इज़ नॉट म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो दूसरा, अगर आप स्क्रीन टाइम, अगर जैसे अब मैं बोलूँ कि आजकल के ज़माने में बच्चों को हम फ़ोन बिल्कुल ही ना दें, वो भी पॉसिबल नहीं है। After 2 years, you can permit them 1 year of screen time, but that should be educational video, that should be informative videos, or that should be video call with someone who is related to you. तो वो उस टाइप का स्क्रीन टाइम इज परमिसिबल, बट हर वक्त सारे रील्स देखना, यूट्यूब देखना, ये देखना, वो देखना, वो दैट इज शुड बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। और मैंने तो ये भी देखा है कि ये बच्चों के ना मतलब बिहेवियर को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली आई हैव सीन सो मेनी किड्स इन माय हाउस ओनली कि जब वो कुछ वीडियोस देख रहे होते हैं, तो अगर उनके वीडियो में कोई एक चीज दिखी, तो वो धीरे धीरे उसी के जैसा बिहेव करना शुरू कर देंगे, उसी के जैसा बोलना शुरू कर देंगे। एंड आई थिंक ये बहुत गलत चीज है, बहुत गलत कि फोन से कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, स्क्रीन टाइम इतना बड़ा, और उनको आदत हो जाती है। वो खाना नहीं खाएंगे बिना फोन के, वो सोएंगे नहीं बिना फोन के, वो रो भी रहे होते तो पेरेंट्स को लगता है कि चलो ठीक है फोन दे दो तो चुप हो जाएगा। तो ये चीज जो पेरेंट्स कर रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। अगर आप देखो कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि लेबर्स जाते थे काम करने, लेडीज़ भी जाती थी, अपने बच्चे को जैसे वहाँ पे काम पे आप देखोगे, थोड़ी सी अफीम दी, सुला दिया, और बच्चा सोता रहता था, वो काम करते रहते थे। आजकल के ज़माने की न्यू अफीम बन चुकी है ये मोबाइल फ़ोन। पेरेंट्स बच्चे को फ़ोन देते हैं, बच्चा आराम से चुप हो जाता है, चाहे कुछ भी, बट दिस शुड बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। मतलब बच्चों को तो पता नहीं है, पेरेंट्स को तो पता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बच्चे को फ़ोन दे के चुप नहीं करवाना है, ये आपको समझना है। बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो इस बात को समझ सके। तो इट्स अ बिग नो, एब्सोल्यूट नो बच्चों के लिए। इसमें उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, जैसे आपने भी देखा, उनकी डेवलपमेंट चेंज हो रही है, एंड इट इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग देयर लाइफ। आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 16 इयर्स की एज तक मोबाइल फोन बैन कर दिया है। हाँ, यस। अगर उन्होंने ये सब किया है, उन्होंने रैंडमली तो नहीं किया है कि मोबाइल फोन, आई गेस सोशल मीडिया, यस, सोशल मीडिया।
तो दैट इज बेस्ड ऑन स्टडीज व्हिच वर शोइंग दैट दिस इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग ब्रेन हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। एग्जैक्टली, आई थिंक आजकल के पेरेंट्स को भी इस चीज़ को बहुत ही गहराई से समझनी चाहिए कि कैसे स्क्रीन टाइम उनके बच्चे को इम्पैक्ट कर रहा है। स्क्रीन टाइम तो ऑब्वियसली हमने इस पर बात कर ली कि कम करना ही चाहिए। अब आते हैं, जैसे कई सारे लोग क्या होते हैं कि अपने मेमोरी को स्ट्रांग बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसे उनके साथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो पिल्स खाते हैं, स्लीपिंग पिल्स भी खाते हैं, मेमोरी पिल्स भी खाते हैं। तो अगर लॉन्ग टाइम में ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर ब्रेन पर कितना बुरा असर हो सकता है इसका? देखो, जब हम पिल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पिल्स खाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो तो उसके लिए आपको पिल्स लेनी पड़ती है। विटामिन D डेफिशिएंट हो तो आपकी मेमोरी वीक हो सकती है, तो आपको उसके लिए पिल्स लेनी है। पर अगर इन जनरल में बात करूँ मेमोरी एनहांसिंग पिल्स की, आपको एक नॉर्मल इंसान को जो नॉर्मल डाइट और नॉर्मल उसका लाइफस्टाइल है, उसको पिल्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका सब कुछ सही है और तब आपको पिल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपकी अच्छी डाइट है, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है और आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है। हाँ, अगर आपको पिल्स की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है, जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि ओवर द काउंटर पिल्स लेके आपकी हो सकता है जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसे रह जाए और पिल्स इतनी इफेक्टिव भी ना हो। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पर एक और मुझे चीज़ बताइएगा। आप जैसे दो इंसान हैं, किसी एक का दिमाग उसी वक्त बहुत एक्टिवली फंक्शन करेगा किसी एक चीज़ पर, और वही दूसरे इंसान का जो दिमाग है वो थोड़ा स्लो फंक्शन करेगा। कोई एक होगा कि किसी भी चीज़ को बहुत क्विकली अडेप्ट कर लेगा, बहुत जल्दी सीख लेगा या बहुत जल्दी समझ करके उसका रिएक्शन दे देगा, और कोई दूसरा इंसान होगा कि उसको समझने में भी टाइम लगेगा, सीखने में भी टाइम लगेंगे, और फिर उसका जो रिएक्शन देना है उसमें भी टाइम लगेंगे। तो एक ही समय पर एक ही चीज़ के लिए कोई एक इंसान इतना फास्ट कैसे हो सकता है और दूसरा स्लो कैसे हो सकता है? देखो, ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपका जेनेटिक पोटेंशियल होता है, दूसरा आपके माइलिनेशन। जो माइलिनेशन मीन्स जैसे आपके जो कनेक्शंस होते हैं, वायर्स होती हैं, उन पे इंसुलेशन, आपकी कितनी अच्छी माइलिनेशन है ब्रेन में, उस पर डिपेंड करता है। सेकेंडली आपका एक्सपीरियंस और उसकी इमोशनल अटैचमेंट। जैसे कोई एक्सपीरियंस किसी के लिए बहुत ही एंजॉयबल है तो वो उसको जल्दी याद करेगा, और वही एक्सपीरियंस किसी और के लिए अगर पेनफुल है तो वो उस चीज़ को याद नहीं करना चाहेगा। और सेकेंडली आपने देखा होगा कि जैसे एक ही सब्जेक्ट है और एक टीचर उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, और दूसरा टीचर अगर पढ़ाता है तो बच्चे एंजॉय नहीं करते। तो हमने ये देखा कि जैसे एक ही सब्जेक्ट एक टीचर उसे बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है, और दूसरे टीचर के पढ़ाने का अगर तरीका बड़ा बोरिंग होगा तो जो बच्चे होते हैं उसे जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते। तो ब्रेन का भी जो एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, अगर लर्निंग उसके साथ एसोसिएटेड होती है तो आपकी लर्निंग फास्ट होती है। और एक्सपोजर, कई बार क्या होता है कि किसी को प्रीवियस एक्सपोजर मल्टीपल टाइम हुआ होता है तो उसे जल्दी ग्रास्प करता है, एक ये का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो उसके लिए वो स्लो रहता है। तो ये जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है ये, पर इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि क्यों एक स्लो है और एक फास्ट है। कई बार आपने देखा होगा जिसको आप शुरू में कई बार इंटरव्यूअर्स भी कई बार जज नहीं कर पाते, सोचते हैं कि ये तो बड़ा स्लो है, वही उनका सबसे अच्छा कैंडिडेट निकल जाता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ब्रेन किसका फास्ट चल रहा है और किसी का स्लो चल रहा है। ओके अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे हम चाहते हैं कि अपनी ब्रेन पावर को स्ट्रांग बनाए, ब्रेन को बूस्ट करें, हमारा ब्रेन एक्टिवली और अच्छे से फंक्शन करे, या मेमोरी पावर हमारी स्ट्रांग हो जाए, तो एक आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए किसी भी इंसान का, मॉर्निंग का भी नाइट का भी, ताकि जितना ज़्यादा हो सके हमारी जो ब्रेन पावर है ब्रेन स्ट्रांग होते जाए? तो जैसे मैंने बार बार एम्फेसाइज किया, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है स्लीप। आपको इंश्योर करना है कि 6 to 8 आवर्स अडल्ट एज में, और बच्चों की एज में तो 8 से 10 घंटे सोना बहुत ही ज़रूरी है। सोने से कम 3 घंटे पहले आपका खाना होना चाहिए, और इवनिंग के टाइम पे एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट शुड नॉट बी देयर, जिससे आपकी नींद अच्छी हो, है ना। सबसे पहले काम आपको नींद पे करना। नींद जैसे स्पेशली जैसे अल्कोहल, कैफीन और सिगरेट, ये सब चीज़ें आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। कई लोग जब नींद नहीं आती है तो अक्सर सोचते हैं कि एक अल्कोहल ली तो अच्छी नींद आ गई, उस वक्त तो उनको नींद आ जाती है, पर उस पर मल्टीपल फ्रेगमेंटेशंस होती हैं। जब फ्रेगमेंटेड स्लीप होती है वो मतलब उसका आपको वो बेनिफिट नहीं मिलता जो एक आपको अच्छी नींद से मिलता है। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप एडल्ट एज ग्रुप में होनी चाहिए। दूसरा, आपका जो खाना है वो बिल्कुल हेल्दी फूड, गुड चॉइसेस ऑफ फूड,
वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शुगरी ड्रिंक्स और आपकी शुगरी कैंडीज़ और इसके साथ साथ आपको जंक फूड ये सब अवॉइड करना है। आपको सैलड, फ्रूट्स ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। जहाँ तक मेन फूड का है, मोर ऑफ प्रोटीन्स, मोर ऑफ फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और लेस ऑफ ट्रांस फैट। जब हम ट्रांस फैट की बात करते हैं, तली हुई डीप फ्राइड चीज़ें, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। और मैदा, जो रिफाइंड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जिसे हम कहते हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। इन सबको आपको अवॉइड करना है। फिजिकल एक्टिविटी, 1 hour of physical activity is mandatory and must for everyone. पहले तो हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा होता था कि रूटीन लाइफस्टाइल में ये फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, धीरे धीरे कम होता जाता है। आजकल की जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया, जहाँ भी हमें चांस मिलता है फिजिकल एक्टिविटी का, चाहे ऑफिस में सीढ़ियाँ चढ़ना हो, चाहे आपको चल के जाना हो, लिफ्ट अवॉइड करना हो, जहाँ भी आपको मिल रहा है फिजिकल एक्टिविटी का चांस, वो आपको लेना है और करना है। और इसके साथ साथ 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए तो निकालना ही है। थर्ड, योगा एंड मेडिटेशन अपने माइंड को डीक्लटर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन इज गुड फॉर ब्रेन। मेडिटेशन इज डेफिनेटली गुड फॉर ब्रेन। आपकी वो अटेंशन बढ़ाता है, आपका फोकस बढ़ाता है, आपका माइंड पे, इमोशंस पे कंट्रोल बढ़ाता है, आपको बिल्कुल हाइपर रिएक्टिव नहीं बनाता कि किसी चीज़ पे आप ओवर रिएक्ट करो या रिएक्ट करो। तो आपका जब कंट्रोल आ जाता है माइंड पे, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक सुलझ जाती है। तो ये सब चीज़ें, और इसके साथ साथ आपका जो सप्लीमेंट की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने बात किया था, ड्राई फ्रूट्स, बादाम हो गए और अखरोट हो गए, और फ्रूट्स, मल्टी कलर्ड फ्रूट्स और सैलड्स, ये सब चीज़ें ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। ओके, तो आई गेस इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमने ब्रेन हेल्थ पर बहुत ही डीपली कॉन्वर्सेशन की कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे अपने ब्रेन पावर को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। Yeah, definitely. I hope it's informative for all of you. Yes, I think जितने भी सवाल हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए डिस्कस किए हैं, उन सभी सवालों के जो जवाब होंगे वो ऑडियंस को अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विद दिस प्लेटफॉर्म। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।